ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का जो एनालिसिस होता है उसमें किरचॉफ्स लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है। तो सिंपल जो भी हम सर्किट में करंट मेजर करना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना होता है, या जो पोटेंशियल ड्रॉप्स वगैरह जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, तो उसमें किरचॉफ्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किरचॉफ्स में दो लॉज हैं, एक करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ है। अब इन दोनों लॉज को आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये क्लियर हुई है कि जैसे जंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, जंक्शन कहते किसको हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई एक स्टेशन है, ठीक है, तो एक इनकमिंग पाथ है, एक आउटगोइंग पाथ है। तो ये जो है, ये स्टेशन जंक्शन नहीं होगा। जंक्शन होने के लिए मिनिमम 2 इनकमिंग 1 आउटगोइंग और 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग पाथ होना चाहिए। माने ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो है जंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर 2 इनकमिंग हो और 1 आउटगोइंग हो मिनिमम, या 1 इनकमिंग हो 2 आउटगोइंग हो। अब ये जैसे ये जंक्शन हो गया, ये पॉइंट हमारा जंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इससे अधिक कुछ भी हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1 इनकमिंग एंड 1 आउटगोइंग, ये पॉइंट हमारा जंक्शन पॉइंट नहीं है। तो जो किरचॉफ्स लॉ है हमारा, वो किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है वो करंट लॉ है, करंट लॉ। तो करंट लॉ, या इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसीलिए मैं जंक्शन को पहले क्लियर किया, इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो जंक्शन लॉ क्या है, इसको समझा जाए। जंक्शन लॉ ये है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी जंक्शन पे, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है, आई मीन द algebraic sum of the current at any junction in a circuit, that will be 0, वो 0 होता है। तो किसी भी जंक्शन पे जो algebraic sum होता है करंट का, वो हमारा 0 होता है। इसका क्या मतलब है, अब जरा देखिए, एल्जेब्राइक सम, करंट का एल्जेब्राइक सम किसी भी जंक्शन पे 0 होता है। तो यहां पर एक हम साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। चलिए, ये जो हमने डायग्राम ले रखा है, चलिए इसी की हम बात करते हैं। तो ये 2 इनकमिंग और ये हमारे 3 आउटगोइंग, ये हमारे पाथ हैं, ठीक है। अब इसमें ये करंट हमारा I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट I4 है और ये करंट I5 है। हमने ऐसा सपोज किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जंक्शन पे इन अ सर्किट जो हमारा नेट करंट है वो हमारा 0 होगा। नेट करंट 0 होगा मीन्स इस जंक्शन पे जो हमारे करंट का एल्जेब्राइक सम होगा वो 0 होगा। तो एल्जेब्राइक सम I1, I2, I3, I4 और I5 का जो सम होगा वो 0 होना चाहिए। तो यहां पर एक साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना होता है। उस साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर हम इनकमिंग करंट को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट हमारा निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इनकमिंग को अगर पॉजिटिव अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो आउटगोइंग करंट निगेटिव होगा, या इनकमिंग को निगेटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक ये है कि एक कन्वेंशन तो आपको लेकर चलना है, तो अच्छा सा कन्वेंशन लेकर चला जाए। तो इनकमिंग, जहां इनकम होता है वो पॉजिटिव हम लोग लेके चले, और जहां हमारा जो है, जहां हम खर्च करते हैं उसको निगेटिव लेकर के चले। तो इनकमिंग करंट को किसी भी जंक्शन पे हम पॉजिटिव लेकर के चलेंगे और आउटगोइंग करंट पे हम निगेटिव लेकर के चलेंगे। देखिए, मतलब एक कन्वेंशन फॉलो करना है, तो ये हमको लगता है कि अच्छा कन्वेंशन है, इसी कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करें। तो इनकमिंग करंट यहाँ पर I1 है और I5 है, ठीक है, ये पॉजिटिव करंट है। और I2, I3 और I4 ये हमारे आउटगोइंग करंट है और ये हमारे निगेटिव करंट है। इट मीन्स I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। दिस कैन बी रिटन एज I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि टोटल नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। इस जंक्शन पे जितनी करंट
यहां पर अप्रोच कर रही है उतनी यहां से पास आउट भी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही तो है। पर यूनिट टाइम जितना चार्ज यहां पर स्टोर हो रहा है उतना चार्ज यहां से आगे भी जा रहा है, मतलब यहां से मूव भी कर रहा है। चार्ज मतलब यहां पर स्टोर नहीं होगा, जितना चार्ज यहां पर आएगा उतना चार्ज यहां से बाहर निकल जाएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो फर्स्ट लॉ जो हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, जिसको हम करंट लॉ कहते हैं या जिसको जंक्शन लॉ कहते हैं, ये फुली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। जिसे आप कहेंगे हाँ भाई ये तो एक सिंपल रूल है, डेफिनेटली एक बहुत ही सिंपल रूल है, इस बात को हम समझ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन अगर चार्ज को समझते हैं तो ये भी हमको समझ में आ रहा है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि देखिए जब कोई सर्किट की जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिसिस में देखिए वेरिएबल्स को जितना कम आप कर लेंगे, जितना रिड्यूस कर लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम उतना ही इजी हो जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही इजी हो जाएगा। तो इसमें हम वेरिएबल्स को रिड्यूस करने में इसका हेल्प लेते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है एक जंक्शन है और यहां से 10 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, ठीक है, और इसमें करंट हमारी आई है, हमने सपोज किया। तो इसमें अब इन दोनों में करंट हम I1 और I2 अलग अलग कंसीडर करें, ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि 10 एम्पियर करंट एंटर कर रही है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ये दोनों आउटगोइंग करंट है, तो डेफिनेटली I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर हो जाएगा। एकदम अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसको I सपोज कर लिया तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रांच में जो करंट होगा वो 10 माइनस I होगा। ये भी क्लियर है कि अगर ये 10 एम्पियर यहां पर एंटरिंग करंट है, तो अगर यहां पर आउटगोइंग करंट इस ब्रांच में अगर आई है तो डेफिनेटली इस ब्रांच में 10 माइनस I ही होगा। ये हम आपके फर्स्ट लॉ से जो जंक्शन लॉ या करंट लॉ है उससे हम ये जो है हम इसमें करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये सपोज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने वेरिएबल को रिड्यूस कर लिया। इसके पहले आपके पास दो वेरिएबल्स थे I1 और I2 और अब एक सिंगल वेरिएबल है I। तो ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये सर्किट एनालिसिस में इसको हम यूज करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट लॉ एक सिंपल लॉ जो था उसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। तो सेकेंड लॉ को जरा समझा जाए। तो देखिए सेकेंड लॉ जो है इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। और देखिए फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इनके पोजीशन फिक्स हैं। जैसे हमारे लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उनके पोजीशन फिक्स हैं। वैसे ही इसमें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मींस करंट लॉ ही है, मींस जंक्शन लॉ है। और सेकेंड लॉ वो भी पोजीशन फिक्स है, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसी को हम लूप लॉ भी कहते हैं और इसी को हम मेश लॉ भी कहते हैं। ये तीन इसके नेम हैं, वोल्टेज लॉ, लूप लॉ और मेश लॉ, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये लॉ क्या है इस पर अब हमको डिस्कस करनी है। ये लॉ कहता क्या है? तो देखिए ये लॉ ये है कि कोई भी अगर क्लोज सर्किट है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है इस वक्त, क्लोज सर्किट का मीनिंग क्या है? तो क्लोज सर्किट का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी पॉइंट को, सर्किट के किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं और वहां से करंट के डायरेक्शन में या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं और उस पॉइंट तक आ जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक ऑफ द करंट, अगर वहां तक आप पहुंच जा रहे हैं तो वो आपका एक क्लोज सर्किट होगा। उसी को हम मेश भी कहते हैं, उसी को हम लूप भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा है, चलिए इसके लिए एक हम सिंपल सर्किट हम यहां पर बनाते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एक सिंपल सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए
ये एक सर्किट है, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, ये एक रजिस्टर है R1 है, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ E2 है, और ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, अब चलिए A B C D E F ये हमने पॉइंट, हमने इसका नेम दे दिया। अब जरा देखो, यहां से हम मूव कर रहे हैं A to B to E to F to A, ये एक हमारा लूप है, ये एक लूप है, या ये एक क्लोज मेश है। बात समझ रहे हैं ना, ये एक क्लोज मेश या एक क्लोज लूप है। सिमिलरली B C D E B ये भी एक क्लोज मेश या क्लोज लूप है। A C D F A ये भी एक क्लोज मेश या क्लोज लूप हमारा है। तो इस तरह से इसमें आपके पास 3 लूप हैं। हाँ, जो आपका मूवमेंट है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि एक ये है, एक ये है, और ये हमारा है। यहां पर 3 लूप है, 3 क्लोज मेश है। तो जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ है, जिसको हम वोल्टेज लॉ कह रहे हैं, ये वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज मेश में, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच इक्विपमेंट्स दैट इज रजिस्टर्स या हमारे सेल्स जो हैं, ठीक है, उनका एलजेब्राइक सम वो हमारा 0 होगा। दैट इज सिग्मा V इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी क्लोज मेश में अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी क्लोज मेश में तो हमारे जो रजिस्टर्स और जो सेल्स या जो भी हमारे अप्लायंसेस यूज्ड हैं, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको डेल्टा P से आप रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं उन सबका एलजेब्राइक सम 0 होगा। ध्यान दीजिए। तो अब जैसे मान लीजिए A B E F A या ये हमारा B C D E B, ये चाहे A C D F A, तीनों में से कोई भी अगर आप मेश यूज करें और उसमें अगर हम इस रूल को फॉलो करें, तो अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक चीज बताएं आपको, जैसे A B E F A ये क्लोज मेश अगर हम देखें तो A to B कुछ नहीं है, B to E हमारा एक सेल है और एक रजिस्टर है, E to F कुछ नहीं है, और F to A एक रजिस्टर है और एक सेल है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1, इन सबका एलजेब्राइक सम वो हमारा 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस क्लोज मेश को अगर हम कंसीडर करें तो सिमिलरली इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप R3 के क्रॉस, R2 के क्रॉस और E2 के क्रॉस, ये हमारा 0 होगा। या हम अगर ये क्लोज मेश यूज करते हैं A C D F A, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस E1, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, इनका एलजेब्राइक सम 0 होगा। तो ये हमारा ये वोल्टेज लॉ या लूप लॉ या मेश लॉ है। अब देखिए इसको यूज करते समय, जैसे कि अब एक चीज हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट मेथड है मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। इसको आप समझने की कोशिश करिए, ये समझ लीजिए, काम करना सीख जाइए, उसके बाद आप जैसे यूज करना चाहते हैं वैसे यूज करिए। तो ये लॉ ये भी कहता है, इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी भी क्लोज मेश या क्लोज सर्किट को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रजिस्टर्स या जो हमारे सेल्स हैं, तो हमारे उस सर्किट में किसी भी रजिस्टर में उस करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो सम है, ध्यान दीजिए, माने ये सिग्मा I इंटू R, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्राइक सम है, वो हमारा नेट ईएमएफ अप्लाइड इन दैट क्लोज मेश के इक्वल होगा। नेट ईएमएफ अप्लाइड इन दैट क्लोज मेश, ठीक है, वो उसके इक्वल होगा। तो इसको हम लोग, इससे हम लोग काम करेंगे, इससे इक्वेशन बनाएंगे, और हमारा सर्किट एनालिसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये अच्छा रहेगा, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फॉलो करिए और इससे काम करना सीखिए।
तो अब जरा आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। आप समझिए मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच क्लोज मेश इज इक्वल टू द नेट ईएमएफ अप्लाइड इन दैट मेश। नेट ईएमएफ, ठीक है। अब इसको यूज करते समय यहां भी एक साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना पड़ता है। अब वो साइन कन्वेंशन क्या है उस पर मैं फोकस करने जा रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। अब यहां पर साइन कन्वेंशन ये है कि किसी भी क्लोज मेश में अगर आप मूव कर रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आई और आर का प्रोडक्ट आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आई और आर के प्रोडक्ट को आप जो है वहां पर पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो आई और आर के प्रोडक्ट को आप निगेटिव कंसीडर करेंगे। पहला कन्वेंशन एलएचएस के लिए, एलएचएस के लिए कन्वेंशन एकदम क्लियर कि करंट के डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे निगेटिव। ये कन्वेंशन क्लियर हो गया। अब इस कन्वेंशन पे आइए तो देखिए जब आप मूव कर रहे हैं तो देखिए जब एलएचएस लिखेंगे, ध्यान दीजिए, किसी भी मेश में आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, आप फ्री है इसके लिए। लेकिन जब एलएचएस लिखते समय अगर आप क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो आरएचएस लिखते समय भी आप क्लॉक ही वाइज मूव करेंगे। ये नहीं कि एलएचएस लिखते समय हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो आरएचएस लिखते समय हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों के लिए सेम मूवमेंट फॉलो करना होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर आपने क्लॉकवाइज मूव किया सपोज दैट, और सिग्मा आई आर आपने एलएचएस लिख लिया। अब आरएचएस में आएंगे तो देखिए निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अगर आप आ रहे हैं, बात को समझ लीजिए, मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अगर आप आ रहे हैं तो आप ई की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो आप ई की वैल्यू निगेटिव कंसीडर करेंगे। ये आरएचएस का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये आरएचएस के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसको हम जो है ये ई की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं तो ई की वैल्यू हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। इसका साइन कन्वेंशन करंट के डायरेक्शन में अगर चलते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां पर I इंटू आर ये हमारा पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये हमारा निगेटिव होगा। बस इतनी सी बात को आपको ध्यान देना है। और इतना समझ गए अगर आप, और आपने सही तरीके से अगर आपने इस इक्वेशन को लिख लिया और फर्स्ट लॉ को आपने यूज कर लिया बढ़िया से, तो फिर सर्किट के एनालिसिस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझाते हैं। तो सामने जो सर्किट है, चलिए इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस कंसीडर में इस डायग्राम में हम जो है किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करने जा रहे हैं। तो अब देखिए एक बात मैं बताऊं कि सर्किट की जब एनालिसिस आप करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो डायग्राम गिवन होता है उसमें ऑलरेडी कुछ करंट्स वगैरह शो होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्लेन दिया है, जैसे ये प्लेन है, कहीं कोई करंट नहीं है। तो करंट नहीं है तो करंट आपको वहां पर कंसीडर करना होता है, कुछ आपको सपोज करना होता है, ठीक है। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा अपना कुछ कॉमन सेंस यूज करेंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान देनी है, वो मैं बताऊं कि सारे मैंने हर सेल के लिए उसका अपना एक स्पॉन्टेनियस करंट आप सपोज करिए। हर सेल की अपनी एक स्पॉन्टेनियस करंट होती है, ठीक है। और किसी एक क्लोज मेश या क्लोज लूप में करंट का डायरेक्शन एक ही होगा, वो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आपको ये नहीं पता कि इसमें रियल में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आपको नहीं पता। लेकिन आप कोई एक डायरेक्शन सपोज करके चलेंगे और आपने सपोज दैट कोई एक डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही मान लेते नहीं, इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, और आपने करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया इक्वेशन लिखने के बाद, और अगर आई की वैल्यू निगेटिव आ गया, आई की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई तो इसका मतलब यह है कि जो डायरेक्शन आपने फॉलो किया है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आपने क्लॉकवाइज फॉलो किया है तो वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने फॉलो किया है तो वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आइए इसके लिए हम थोड़ा सा ये
इसको डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए, जैसे यही सर्किट हमारे सामने दी गई है, इसमें दो सेल हैं E1 और E2। E1 की अपनी एक करंट होगी, E2 की अपनी एक करंट होगी। हमने E1 के करंट को हमने I1 सपोज कर लिया। तो देखिए एक बात और, सेल क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट रिलीज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिए। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट रिलीज होता है, नेगेटिव टर्मिनल में सेम अमाउंट ऑफ करंट एंटर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ आपने लेकर के काम किया, कुछ सपोज किया है आपने, और अगर इसके कुछ डिफरेंट अगर कुछ आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ आप मिस्टेक कर रहे हैं, इस बात को समझिए। तो यहां पर I1 करंट अगर यहां से रिलीज हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल में I1 करंट ही एंटर होगी। एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। सिमिलरली ये E2 मान लिया हमने कि I2 करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से रिलीज हो रहा है, तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में I2 करंट ही एंटर होगी। अब जरा ये देखिए, यहां पर B ये हमारा जंक्शन है, B जंक्शन है। अब यहां से करंट ये I1 आ रहा है, यहां से करंट ये I2 आ रहा है। तो यहां पॉइंट B पे जो है ये दो इनकमिंग पाथ हैं ये, तो डेफिनेटली ये आउटगोइंग ही होगा, ये भी क्लियर है। क्योंकि वहां पर चार्ज जो है, चार्ज हमारा कंजर्व नहीं होगा, चार्ज हमारा कंजर्व नहीं होगा। तो यहां पर दो ब्रांच हमारे इनकमिंग है यहां पर पॉइंट बी पर, तो डेफिनेटली ये BC जो होगा वो आउटगोइंग ब्रांच होगा। ये भी बात समझिए, ऐसा नहीं कि करंट आप कहोगे कि नहीं भाई ये ऐसे है करंट, इसको हम ऐसे सपोज कर ले। कैसे सपोज कर लोगे भाई, अब कैसे सपोज कर लोगे? आपने इसको ऐसे सपोज कर लिया, अब ये तीनों पॉइंट बी पर तीनों करंट आ रही हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर जाएगा कहां? जाने का भी तो रास्ता होना चाहिए ना। तो इसलिए अब यहां पर कॉमन सेंस यूज करिए कि अगर दो ये इनकमिंग पाथ हैं, तो ये हमारा आउटगोइंग पाथ होगा, तो इस पाथ से करंट निकल जाएगी बाहर। अब यहां पर जो करंट I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो पास आउट करंट है, यहां से जो रिलीज हो रही है करंट, उसकी वैल्यू डेफिनेटली I1 प्लस I2 होगा। ये जंक्शन लॉ से हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट हमारा सेम होना चाहिए। तो I1 और I2 इनकमिंग है और आउटगोइंग के लिए एक ही ब्रांच है, तो उसमें I1 प्लस I2 करंट हमारी निकल जाएगी। तो इस R3 में जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा। तो I1 प्लस I2 करंट यहां फ्लो होगी। जब यहां पॉइंट B पर E पर जब ये करंट पहुंचेगी I1 प्लस I2, तो इसमें EB ब्रांच में I2 करंट चली जाएगी और EF ब्रांच में I1 करंट चली जाएगी। इतनी बात आपको इस तरह से एनालिसिस करना होगा, इस तरह से थोड़ा सा समझना होगा। वैसे जो आपके एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसमें जनरली पाथ वगैरह पहले से क्लियर दे देता है, आपको सिंपली इक्वेशंस लिखने होते हैं और उसकी जो है वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा होगा तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे, इस बात को समझिए। अब यहां पर देखिए हमारे पास तीन क्लोज मेश हैं, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ABEFA, BCDEFEB और ACDFA, तीन क्लोज मेश हैं। तो किसी एक क्लोज मेश की भी बात करते हैं, चलिए। तो इन क्लोज्ड मेश ABEFA, चलिए इस क्लोज मेश की बात करते हैं, ABEFA, इस क्लोज मेश की बात करते हैं। चलिए ऐसे ही मूव करते हैं, हम क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, ठीक है। और ए से स्टार्ट किया है, ए से ही स्टार्ट करते हैं, A टू B जाएंगे, B टू E आएंगे, E टू F आएंगे, F टू A आएंगे। तो आइए पहले LHS लिखते हैं, सिग्मा I इंटू R। तो A टू B कोई रजिस्टर है? नहीं है। B टू E एक रजिस्टर हमारा है R2। देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया होता तो उसको भी हम मेंशन करते, यहां मैंने नहीं दिया, अभी पहला एग्जांपल है, इसको पहले बढ़िया से समझा जाए। तो ये हमारा रजिस्टर है R2, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसमें करंट क्या है? I2 है। और हम मूव कैसे कर रहे हैं? तो मूव हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज। देखिए हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो -I2 इंटू R2 ये होगा इसके लिए। अब E टू F कोई रजिस्टर नहीं है, F टू A एक रजिस्टर है हमारा R1, और R1 में हम मूव कैसे कर रहे हैं? तो करंट के डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो I1 इंटू R1 ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो ये होगा प्लस I1 R1।
अब हम आ गए ए तक, ए से स्टार्ट किया था हमने और ए तक आ गया, तो ए एलएचएस हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट मेष के लिए। अब आइए आरएचएस पर बात करते हैं। तो ए टू बी कोई सेल नहीं है, बी टू ई एक सेल है और वो सेल है E2, लेकिन इस पर कैसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पर जाएंगे निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव से पॉजिटिव पर आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू। हमने क्लॉकवाइज मूव किया था, तो आरएचएस लिखते समय भी हम क्लॉकवाइज ही मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर कन्वेंशनल प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर ए टू बी नो सेल, बी टू ई वन सेल E2, तो ये हो गया माइनस E2, E टू F नो सेल, आराम से चलिए, घबरा के मत चलिए, और F टू A वन सेल, और ये में है E1। अब इसमें निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो ये वैल्यू होगी हमारी पॉजिटिव, ये होगा E1। तो ये इक्वेशन हमारा, इसको चाहो तो और सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। बात वही हुआ, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगा, एकदम क्लियर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बस ये है कि एलएचएस और आरएचएस लिखते समय सेम कन्वेंशन को फॉलो करिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आइए क्लोज मेश की हम बात करते हैं, बी सी डी ई बी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए बी टू सी कोई रजिस्टर नहीं है, सी टू डी एक रजिस्टर है R3, और करंट के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो ये होगा I1 प्लस I2 R3 और ये पॉजिटिव होगा। D टू E कोई रजिस्टर नहीं है, E टू B एक रजिस्टर है R2 और करंट के ही डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो ये I2 R2 ये भी पॉजिटिव ही होगा। LHS कंप्लीट, B से चले थे B तक आ गए। अब RHS पर बात करते हैं, तो B टू C नो सेल, C टू D नो सेल, D टू E नो सेल, E टू B वन सेल, और उसका EMF है A2, और निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप मूव कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक क्लोज मेश और यहां पर दिख रहा है, और वो क्लोज मेश कौन सा है, ACDFA, ये क्लोज मेश है। अब इस क्लोज मेश के लिए अगर हमें लिखना है, तो देखिए मैं बिना किसी डिस्कशन के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और आप चेक करिए मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। तो ए से चल रहा है ना, चलिए, हाँ, तो I1 प्लस I2, आप भी चेक करते रहिए, R3 प्लस I1 R1, LHS कंप्लीट, RHS नो सेल नो सेल नो सेल वन सेल, एंड दिस इज E1। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन इक्वेशन आ गए। अब इसमें कुछ वैल्यूज जो कुछ भी E1 E2 R1 R2 R3 जो कुछ भी गिवन है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे, I1 I2 वगैरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपने सॉल्व किया, I1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो करंट ठीक है, I2 वैल्यू पॉजिटिव आ गई कोई बात नहीं, करंट यही होगा, तो इसमें करंट दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। सपोज दैट I1 आपका 5 एम्पियर आ गया, सपोज दैट जो हमारे इसके डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो I1 5 एम्पियर आ गया I1, और I2 हमारा -3 एम्पियर आ गया, मान लीजिए। तो अब जरा मेरी बात समझिए, अब आप घबराइए मत कि भाई करंट यहां पर ही निगेटिव क्यों आ गया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। I1 पॉजिटिव आया है, तो इस ब्रांच में करंट हमारी 5 एम्पियर, जो ये करंट 5 एम्पियर जो दिख रही है वो है। अब ये निगेटिव जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहां पर -3 एम्पियर, तो इसका मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन आपने लिया है वो करंट का डायरेक्शन ये नहीं है, ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो कुल मिलाकर के इसका करंट का डायरेक्शन जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा, और इसमें जो करंट होगा वो I1 प्लस I2, तो एल्जेब्राइक सम 5 और प्लस -3 2 एम्पियर की करंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल मतलब जो है टेंशन नहीं लेंगे और इजी वे में करेंगे, तो करंट की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा टोटल कैलकुलेशन होगा। तो अब ये जो है हमारा सेकेंड लॉ, उसका विद एग्जाम्पल
ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और सेकेंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। थैंक यू।